Namaste. I'm Diksha Chauhan from Sri Vishwanath IAS Academy, and today I'm here with another part of understanding acids, bases and salts. So in previous lecture we have studied about acids. So if any of you haven't seen the part 1, do visit our channel and check it out. तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिस के बारे में। सो बेसिस होते क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी सब्सटेंस बेसिस है। तो इनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जिनसे हम मालूम कर सकते हैं कौन बेसिस होते हैं। तो जो बिटर होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं, और जो टच में सोपी होते हैं, साबुन की तरह चिकने होते हैं, छूने में वो बेस हो जाते हैं। जो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं और एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। हमने डिस्कस किया था, इसको याद रखने की ट्रिक, आप बेस को बी से याद रख सकते हैं। बेस ब्लू कर देता है लिटमस को और एसिड रेड करेगा लिटमस को। अगला पॉइंट है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जब एक्वस सॉल्यूशन में बेसिस को डाला जाएगा, घोला जाएगा, तो ये एक कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो क्या ऐसा हो जाता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है सॉल्यूशन में, वो हमें नेक्स्ट पॉइंट से पता चलेगा। रिलीज OH आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कोई भी बेस, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं NaOH। NaOH बेस को अगर आप घोलोगे किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, ये खुद को डिसोशिएट कर देगा आयंस में, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में। तो ये डिसोशिएट होके इसमें आयन अलग अलग हो जाएंगे। और हमें मालूम है कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, या तो इलेक्ट्रॉन्स की या तो आयंस की। तो क्योंकि प्रेजेंस हो जाती है आयंस की, उस वजह से कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, हमने डिस्कस किया था एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं, और जो बेस होंगे वो हाइड्रोनियम आयन मतलब OH नेगेटिव आयन को रिलीज करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन को। तो अब देखेंगे टाइप्स ऑफ बेसिस। कितने टाइप के बेसिस होते हैं? जनरली 3 टाइप बेसिस के होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? ऐसे बेस जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, उनको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब अगर बेस आप घोल रहे हो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, वो कंप्लीटली खुद को ब्रेक डाउन करके OH हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करे पानी के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस कैसे मालूम पड़ेगा? जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएगा, वो हो जाएंगे आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और CaOH होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे आपके पास स्ट्रॉन्ग बेसिस है। मतलब इनमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आपके पास आ जाता है वीक बेसिस का। वीक बेसिस ऑपोजिट होगा, जो कंप्लीटली नहीं बल्कि पार्शियली डिसोशिएट होंगे एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें बोला जाएगा वीक बेस। और ये क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन क्या स्मॉल अमाउंट पानी में डिसोशिएट करते हैं, थोड़ा सा अमाउंट में। ये कंप्लीटली नहीं, क्योंकि डिसोशिएट करते हैं कंप्लीटली नहीं, टूटते हैं, तो कम मात्रा होती है इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की। OH नेगेटिव आयन की मात्रा पानी में कम डिजॉल्व होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NH4OH, देखिए जब ये डिसोशिएट होगा तो ये NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव हो जाता है। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये पानी में रिलीज करता है, पर कंप्लीटली नहीं करता, पार्शियली करता है। ठीक है, फिर आपके पास आता है लास्ट एल्कली। तो एल्कली बोला जाएगा उन बेसिस को जो बस घुलते हैं पानी में, सारे बेसिस पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो जो पानी में स्पेसिफिक ऐसे बेसिस जो पानी में घुलते हैं उनको बोला जाता है एल्कलीज। जो कि सारे स्ट्रॉन्ग बेस है वो सब पानी में कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, क्योंकि तो पूरी तरह से घुल जाता है। तो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस एल्कलीज होते हैं। NaOH एल्कली हो गया, KOH हो गया, और CaOH होल ट्वाइस, सारे स्ट्रॉन्ग बेस है और सारे के सारे एल्कलीज है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। जब भी एसिड या बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ, ये रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कोई भी मेटल
अगर एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है वो रिलीज करेगा हमेशा हाइड्रोजन गैस को। देखो जब एसिड रिएक्ट करेगा तो उसमें क्या होगा, एसिड प्लस मेटल, जब ये रिएक्शन हो रहा है आपस में एक सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस का रिलीज हो रहा है। एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे आप जिंक ग्रैन्यूल्स को रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल के, HCl में जिंक ग्रैन्यूल को जब ऐड किया जाएगा तो क्या रिएक्शन होगा, HCl प्लस जिंक। ठीक है, HCl आपके पास होगा लिक्विड में, जिंक होगा सॉलिड स्टेट में, ये रिएक्ट करेंगे, ये एक सॉल्ट बनाएंगे ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगा। फिर ऐसे ही जब बेस के साथ आप देखेंगे तो बेस प्लस मेटल, मेटल जब भी बेस के साथ कर रहा है एक सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है फिर से। जैसे बेस हमने अभी डिस्कस किया, NaOH एक बेस है, NaOH जब जिंक के साथ मिल रहा है एक सॉल्ट बन रहा है जो होगा Na2ZnO। ठीक है, तो और रिलीज क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रहा है। अब यहाँ से निकलने वाली, हमें कैसे मालूम ये हाइड्रोजन गैस है, कोई तो गैस रिलीज हुई, हमें नहीं मालूम वो कौन सी गैस है, तो ये हाइड्रोजन गैस ही है। इसका पता लगाने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोला जाता है हाइड्रोजन टेस्ट, हाइड्रोजन गैस के लिए टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। तो इस टेस्ट में देखो होता क्या है, यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा है, वही मान लेते हैं ये HCl आपने इसमें लिया हुआ है और ये जिंक ग्रैन्यूल इसमें आपने छोटे छोटे डाले हैं। तो ये जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से वही रिएक्शन HCl या NaOH हो सकता है जो अभी हमने रिएक्शंस देखी पीछे। तो जब एसिड या बेस जिंक के साथ मिलेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है। पर चलो लेट्स सपोज कि ये हमें नहीं मालूम ये कौन सी गैस है, कोई तो गैस यहाँ से जा रही है। ये गैस इस टेस्ट ट्यूब के थ्रू, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू ये जा रही है और ये जा रही है वाटर के बीच, है ना, वाटर के टब में इसको रख दिया गया है, बीकर में रख दिया गया है। अब जो यहाँ से गैस रिलीज हो रही है ये वाटर से क्योंकि पास हो रही है तो वाटर के बबल्स बनना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। देखो ये बबल्स बनना शुरू हो जाएगा जिसके अंदर ये गैस भरी हुई है और बाहर से बबल है, तो अंदर इसमें कोई गैस ट्रैप है। अब आप एक कैंडल, जली हुई कैंडल को जब इसके पास लेके आएंगे तो ये बबल फूट जाएगा विद अ पॉप साउंड, एक जोर से पॉप साउंड के साथ ही अगर फूटा तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगी, तो इसमें H2 गैस थी। तो ऐसे हम टेस्ट करेंगे तो ये देखा कि ये पॉप साउंड के साथ बर्न होता है जिससे पता चला हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हुई है। तो देखो गैस बबल ब्रेक अप विद द पॉप साउंड ड्यू टू बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो हमें मालूम पड़ गया कि इसमें हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अगले रिएक्शन देखें तो अगली रिएक्शन होगी रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस की मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, मेटल कार्बोनेट क्या होता है, जैसे एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट ये आ गया। बाइकार्बोनेट को आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, क्योंकि यहाँ पे देखो NaHCO3, बस बाय का मतलब हाइड्रोजन है, किसी भी आपने एक मेटल और साथ में कार्बोनेट है और बीच में हाइड्रोजन अगर लगा है तो वो बाइकार्बोनेट बोलेंगे इसको। तो इसमें किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, देखो इसमें CO2 गैस रिलीज होती है। ध्यान रखना है जब एसिड बेस मेटल के साथ मिल रहा है तो H2 गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। जब एसिड और बेस मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ मिल रहे हैं तो CO2 गैस का रिलीज होता है वहां से। तो देखो रिएक्शन क्या होगी, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जब एसिड के साथ करेंगे तो एक सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। ठीक है, तो देखो रिएक्शन आपने लिया है एसिड, सबसे पहले HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है बहुत, तो HCl यहाँ पे रिलीज लिया है और साथ में लिया है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इसको बोलेंगे मेटल कार्बोनेट लिया है, यहाँ पे एक सॉल्ट बना NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे सॉल्ट बना, CO2 यहाँ पे गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और वाटर बन गया साथ में। ऐसे ही आप बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन देख सकते हो HCl की, तो इसमें भी NaCl यही सोडियम क्लोराइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। ठीक है, अब जब हम ये रिएक्शन
मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हम बेस के साथ देखेंगे तो देयर इज नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। जो बेस है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो CO2 रिलीज हुई, हमें फिर से नहीं मालूम ये कौन सी गैस यहाँ पे रिलीज हुई होगी। गैस तो दिखती नहीं है गैस, हमें फील कैसे होगा, कैसे मालूम पड़ेगा ये CO2 है। तो इसके लिए भी एक दूसरा टेस्ट है जिसको बोला गया है टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं यहाँ से जो भी गैस निकल के आ रही है यहाँ पे रिएक्शन करवा के एक साइड जो भी गैस यहाँ पे बनी उसको हम पहुँचाएंगे इस टेस्ट ट्यूब तक। इस टेस्ट ट्यूब में हमने रखा है लाइम वाटर, लाइम वाटर। और लाइम वाटर क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। ये किससे बनता है, ये क्विक लाइम का वाटर के साथ रिएक्शन से बनता है। क्विक लाइम क्या होता है, CaO, ये होता है क्विक लाइम। तो इस क्विक लाइम को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनेगा CaOH होल ट्वाइस, जो कि स्लेक्ड लाइम हो जाता है, स्लेक्ड लाइम। और यही स्लेक्ड लाइम से ये इस वाटर को हमने लिया हुआ है लाइम वाटर, जो स्लेक्ड लाइम जिसमें बन रहा है। अब अगर इसके थ्रू वो गैस पास हो रही है, ये क्या करेगा, जब इसके थ्रू ये गैस पास होगी ये क्या करेगा, मिल्की कलर दे देगा। अगर मिल्की कलर हो जाएगा इस लाइम वाटर का तो मतलब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है, वही गैस आ रही है। देखो ये क्या करेगा, लाइम वाटर को मिल्की कर देगा जब उसको पास कर दिया जाएगा लाइम वाटर के थ्रू, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि वाइट प्रेसिपिटेट बनता है किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। अब देखो ये वाली रिएक्शन होती है, ये है लाइम वाटर, लाइम वाटर, लाइम वाटर में जब CO2 मिला तो यहाँ पे बना कैल्शियम कार्बोनेट, इसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और ये प्रेसिपिटेट आपको मिल्की वाटर दे देंगे, एक मिल्की कलर दे देंगे इस पानी के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम एक्सेस CO2 पास करते रहे और ज़्यादा CO2 अगर हम इससे पास कर देंगे टेस्ट ट्यूब से तो क्या हो जाएगा, ये मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है। कैसे, उसके लिए भी रिएक्शन है। देखो अभी ये कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है तो कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन अब होगा फर्दर CO2 के साथ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बन आ रहा है एक्सेस में पास हो ही रहा है अगर उस टेस्ट ट्यूब के थ्रू, तो अब आपके पास बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनने की वजह से यहाँ पे जो मिल्की कलर था, इसको टेस्ट लाइम वाटर को जो मिल्की कलर मिला था वो सब प्रेसिपिटेट बन के सेटल डाउन हो जाएगा और मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। न्यूट्रलाइजेशन जैसा नाम से ही समझ आ रहा है, एसिड और बेस एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। तो यही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। एक तरफ एसिड है, एसिड जब बेस के साथ मिल रहा है तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा वाटर और सॉल्ट, ठीक है। एक सॉल्ट बनेगा और एक वाटर बनेगी साथ में, और ये होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट्स इट। एसिड है, देखो एसिड है एक तरफ और बेस है, दोनों मिलके सॉल्ट और वाटर का जब फॉर्मेशन करता है उसे बोलता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है HCl, एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिलके NaCl बना रहे हैं और वाटर का रिलीज कर रहे हैं। सेम अगर हम देखेंगे सिमिलरली HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है और वाटर को रिलीज कर रहा है, ठीक है। देखो अब है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस वीक है ना। ये मालूम पड़ेगा हमें उनकी स्ट्रेंथ देख के। अगर हम उनकी एसिड बेस की स्ट्रेंथ देखें, वो कैसे मालूम पड़ेगी, अभी हमने डिस्कस किया। देखो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो सबसे ज़्यादा पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा पानी में और ज़्यादा से ज़्यादा
हाइड्रोक्साइड आयन पानी में रिलीज करेगा। OH आयन जहाँ पे ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वो बेसिक है। सिमिलरली हमने पिछले लेक्चर में जो पार्ट 1 देखा था इस टॉपिक का, उसमें हमने एसिड्स के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, जो सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, तो आप देखो जो पानी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन आयन जो बहुत ज़्यादा रिलीज करेंगे पानी में वो ज़्यादा एसिड होंगे, और जो ज़्यादा OH नेगेटिव आयन रिलीज करेंगे पानी में वो ज़्यादा बेसिक होंगे, वो बेस हो जाएंगे ज़्यादा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो इन्हीं आयंस की कॉम्पोजिशन की वजह से, है ना, जितने आयंस है उस हिसाब से अलग अलग वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड बेस में हमने डिवाइड करा है। पूरा हमने एक इंडिकेटर बनाया हुआ है, और ये सारा अलग अलग कलर देता है अलग अलग पॉइंट पे, है ना। तो सेवरल मिक्सचर है ये, सेवरल इंडिकेटर्स का, जो एस्टिमेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, ठीक है, बाय डिस्प्लेइंग डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट स्ट्रेंथ। अलग अलग स्ट्रेंथ के लिए अलग अलग कलर देता है ये। लिटमस पेपर पे अलग कलर आएगा, अगर बिल्कुल रेड हो जाएगा लिटमस तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर थोड़ा कम और थोड़ा ऑरेंजिश हो जाएगा तो थोड़ा वीक एसिड है ना, और ज़्यादा येलो और ग्रीन की तरफ आने लगेंगे तो थोड़ा वीक एसिड हो जाएगा। और साथ पे तो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, जो साफ पानी है वो साथ पे होता है। उसके बाद अगर होने लगेगा थोड़ा ब्लूइश और डार्क ब्लू हो जाएगा तो इधर को बेसिक नेचर बढ़ता जाता है। तो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होंगे, सबसे ज़्यादा प्रेजेंस होगी यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की। फिर यहाँ पे घटते रहते हैं हाइड्रोजन आयन घटते रहता है और OH आयन बढ़ते रहते हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम OH आयन हो जाएंगे, और यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यहाँ तक वीक एसिड होगा, यहाँ तक वीक बेस होगा, और यहाँ पे न्यूट्रल होगा। साथ पे बिल्कुल न्यूट्रल सब्सटेंस मिलता है, न्यूट्रल कंपाउंड्स मिलता है। तो ये है आपका pH, ठीक है। अब pH स्केल इसको बोलते हैं हम। pH में हम देखते हैं हाइड्रोजन का पावर अगर ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन अगर ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर हाइड्रोजन कम और बहुत कम हो जाएगा इधर जाते, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने के साथ बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, बेसिक नेचर बढ़ता जाता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि pH में, चलो H से तो हमें मालूम है हाइड्रोजन, आप देखते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन, पर ये P का क्या मतलब है? P स्टैंड्स फॉर पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर। पोटेंस होता है एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है पावर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप आगे देखो, हाँ, pH वैल्यू अभी जो मैंने आपको बताया, अगर pH वैल्यू 7 के बराबर है, बिल्कुल 7 के बराबर है, वहाँ पे होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर 7 से कम है तो एसिडिक सॉल्यूशन, अगर 7 से ऊपर है तो सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। हाइड्रोजन आयन जो है वो बढ़ता जाता है एसिड की तरफ, और वहाँ पे जो नंबर है pH स्केल पे, जो नंबर है वो घटता जाता है, 0 हो जाता है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा आयन होंगे वहाँ पे 0 होगा उसका pH, और जहाँ पे सबसे कम H पॉजिटिव आयन होंगे और OH आयन ज़्यादा होंगे वहाँ पे 14 होगा नंबर वहाँ पे, और ज़्यादा बेसिक हो जाता है वो, ठीक है। अब देखो रोल ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में क्या pH का क्या रोल है, ठीक है। तो pH इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये मालूम है सबको कि डाइजेशन के लिए हमारे स्टमक एक एसिड को रिलीज करता है, वो एसिड होता है HCl, ठीक है, डाइल्यूट HCl होता है ना। तो डाइल्यूट HCl का रिलीज होता है हमारे स्टमक में, जो कि ज़्यादा कोरोसिव होता है, नेचर में कोरोसिव होता है, तो वो खाने को तोड़ता है एक तरह से, और मीडियम प्रोवाइड करता है, एक एंजाइम होता है पेप्सिन, वो क्योंकि फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है पेप्सिन, तो पेप्सिन को वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, और उसको एक्टिवेशन के लिए वो एक मीडियम बना देता है, एसिडिक मीडियम स्टमक के अंदर, है ना। अब कई बार क्या हो जाता है, वो HCl की मात्रा हमारे पेट में बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जिससे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं एसिडिटी, कि एसिडिटी हो गई है ना, तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है हमारे पेट में। तो उसके लिए क्या होता है, क्या करते हैं उसके लिए हम इनो खाते हैं, है ना, कुछ एंटासिड ले लेते हैं। वो एंटासिड होते हैं बेसिक नेचर में,
तो हमारे पेट में देखो एसिडिटी बढ़ गई है, पेट में एसिडिटी अगर बढ़ गई है, अगर आप ऊपर से बेस डालेंगे तो अभी हमने पढ़ा कि एसिड और बेस का रिएक्शन जो होगा वो क्या आपको देगा, वो वाटर देगा और एक सॉल्ट बनाएगा। तो यहाँ पे देखो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया और एसिड जो था वो न्यूट्रल करके वाटर और एक सॉल्ट बन गया हमारे पेट के अंदर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इससे डील कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में। तो आप क्या, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटासिड में आप क्या ले सकते हैं, तो एंटासिड में हम ले सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं MgOH होल ट्वाइस को। ये बेसिक होता है नेचर में, ठीक है, और इसको एंटासिड्स के रूप में यूज कर सकते हैं। इसका pH 10 होता है, पूरा 10 होता है इसका pH, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, उसे भी हम यूज करते हैं एंटासिड के रूप में, ताकि ये एक्सेस जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। दूसरा हम रोल देखेंगे इसका टूथ डीके में। तो जो टूथ डीके होता है, जो दांत सड़ते हैं, कैविटी दांत में लगती है ना, तो वो भी किस वजह से लगती है, वो एसिड ज़्यादा हो जाता है। अब जो हमारे रात को अगर ब्रश करके नहीं सोते हैं तो शुगर्स होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है, या जो भी आपके प्रोटीन स्टार्च सब दांतों में इधर उधर छेद में कहीं ना कहीं वो होता है ना। और उसमें क्या होता है, जब आप सोते हैं रात को तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं पैदा, और वो क्या करते हैं, वो खाते हैं उनको और वो रिलीज करते हैं एसिड। तो एसिड रिलीज करते हैं, और जब हमारे मुंह का एसिड जो pH लेवल होता है, जब वो 5.5 से बिलो नीचे चला जाता है, उसके बाद टूथ डीके होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे कैविटी लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिमूव करते हैं, जब आप टूथ पेस्ट जब आप करते हैं, वो टूथपेस्ट क्या होता है, जब ब्रश करते हो उसमें टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, वो टूथपेस्ट कैसा होता है नेचर में, बेसिक होता है। तो जो टूथपेस्ट बेसिक होता है और हमारा मुंह का जो pH है वो एसिडिक में चला गया है, 5.5 से नीचे चला गया है, तो ये दोनों मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और सॉल्ट बना देंगे, वाटर की फॉर्मेशन कर देंगे, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी और हमारे दांत सड़ने से बच जाएंगे, ठीक है। ये है। और तीसरा है लास्ट, सॉइल ऑफ pH एंड प्लांट ग्रोथ। अब ये भी आपने देखा होगा गांव में pH जो है वो सॉइल का चेक करवाते रहते हैं रेगुलरली, कि ज़्यादा एसिडिक तो नहीं हो गया है, ज़्यादा बेसिक तो नहीं हो गया है, क्योंकि प्लांट जो एक हेल्दी प्लांट जो ग्रो हो सकता है वो एक न्यूट्रल, अगर सॉइल है, न्यूट्रल pH है, 7 के करीब pH है अगर, तभी एक हेल्दी प्लांट वहाँ पे ग्रो हो सकता है। तो ये भी वही है कि अगर एसिडिक होगी है ज़्यादा सॉइल, तो आप वहाँ पे स्प्रे करते हैं कुछ बेसिक सब्सटेंसेस का, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो पाए। और अगर बेसिक हो गई है तो आप वहाँ पे स्प्रे करते हो एसिडिक सब्सटेंसेस का, ताकि वो न्यूट्रल हो जाए और 7 के करीब pH हो जाए और आपका प्लांट हेल्दी रहे, है ना, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अब कुछ देखेंगे जो प्रीवियसली आस्क्ड MCQ है इस चैप्टर से, जो पूछे गए हैं UPSC और HPS के एग्जाम्स में। देखो, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, व्हाट इज द रेमेडी। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर एंटासिड चाहिए, लेना पड़ेगा, एसिडिटी होगी तो एक एंटासिड लेना पड़ता है, रेमेडी क्या है, एंटासिड लेना। तो क्या लेना पड़ेगा इसमें से, लेमन जूस लेना पड़ेगा, ज़्यादा एसिडिक कर देगा लेमन जूस, तो एसिडिक पहले ही है, आपके स्टमक में भी एसिड ही प्रेजेंट है ज़्यादा, तो लेमन जूस तो गलत हो जाएगा। विनेगर नहीं, विनेगर भी एक तरह का एसिड ही है, तो एसिड तो नहीं लेना है ना। तो बेकिंग सोडा हमने पढ़ा, बेकिंग सोडा हमें लेना पड़ेगा, ये बेसिक होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pH वैल्यू। ये जो 4 सब्सटेंसेस है, किसका pH कम है किसका ज़्यादा है, उनको इनकी इंक्रीजिंग वैल्यूज़ में आपको अरेंज करना है। तो गैस्ट्रिक जूस का pH बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि देखो गैस्ट्रिक जूस मतलब जो आपके पेट में जूसेस निकलते हैं, HCl जितने भी एसिड्स निकलते हैं आपके पेट में, वही वाले जूसेस, तो इनका pH बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि इनका काम क्या है, आपके फूड को ब्रेक डाउन करना। तो इनका सबसे कम होगा, इसका 1.5 से 3 के करीब होता है, इतना होता है, 3 के करीब होता है pH। लेमन जूस का उसके बाद आएगा 3 से 5 तक होता है, ठीक है। प्योर वाटर का 7 होता है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को तो 10 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 1
2 3 4, है ना, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। ठीक है, फिर अगला है द पीएच ऑफ सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम 3 to 6। पीएच जो है वो 3 से 6 हो गया है, तो जो H पॉजिटिव आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो गया है, बढ़ गया है, घट गया है, क्या हुआ है, बढ़ा है तो कितने टाइम्स और घटा है तो कितने टाइम्स। देखो अब जो पीएच होता है वो एक लॉगरिदमिक टेबल है, तो लॉगरिदमिक टेबल है, अगर आप 3 से 6 जा रहे हो तो पावर 10 में आपके जो है वो इंक्रीज होती जा रही है ना, पावर 10 में इंक्रीज हो जाता है, होते जा रहे हैं हाइड्रोजन के नंबर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हमने पढ़ा था ये अगर पीएच है तो 0 पे सबसे ज़्यादा होंगे हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा होंगे, और यहाँ 7 के करीब जो होंगे वहाँ पे कम होंगे, 7 के करीब हाइड्रोजन कम होगा। अब 3 से 6 अगर बढ़ा है तो यहाँ पे ज़्यादा थे तो यहाँ आते आते वो कम हुए होंगे, है ना, तो इंक्रीज वाले तो हटा ही दो, ऑप्शन इंक्रीज तो नहीं है, इंक्रीज वाला। अब ये डिक्रीज 10 टाइम, डिक्रीज 3 टाइम, डिक्रीज 1000 टाइम, कितने टाइम डिक्रीज किया है, तो मैंने बताया कि वो लॉगरिदमिक टेबल होता है तो पावर 10 में इंक्रीज करते हैं, तो अगर 3 से 6 गए तो पावर 10 में डिक्रीज करेंगे, तो डिक्रीज बाय 1000 टाइम्स। यहाँ से 4 आते आते 10 बढ़ा, यहाँ से 5 आते आते 100 बढ़ा, और 5 से 6 आते आते 1000 बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से है। अगला आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है इसमें से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये स्ट्रॉन्ग है, NaOH, ये दो स्ट्रॉन्गेस्ट, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो इनमें से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको बोला है, इन सब का पीएच जो है वो 14 के करीब होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। व्हाट डज पी प्रेजेंट इन पीएच, अभी मैंने बताया आपको पी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है पीएच में, वो करता है पोटेंस, जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर, है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक एसिड, इनमें से वीक एसिड बताओ कौन सा है। हमने पिछले उसमें देखा है, ये लेक्चर में देखा है, HCl स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको वीक पूछा है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, H2SO4 भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनका pH 0 के करीब होता है। तो वीक बचा आपके पास CH3COOH इथेनोइक एसिड, ठीक है, जिसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको इन PDFs ये आपको लेक्चर्स PDF की फॉर्म में चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू।